प्रीतम दिव्या से शादी करके जब घर आता है तो उसकी माँ सरस्वती ये देखकर गुस्सा करते हुए कहती है। प्रीतम, ये क्या देख रही हूँ मैं? मेरी इजाजत के बगैर तूने एक लड़की से शादी कर ली। क्यों? क्या मैं तेरे लिए अब कुछ भी नहीं हूँ? माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं दिव्या से बहुत प्यार करता हूँ। उसकी शादी हो रही थी, इसलिए जल्दबाजी में मैंने मंदिर में शादी कर ली। अब से ये आपकी बहू है। प्रणाम माँ जी, दूर हटो मुझसे। मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं मानती हूँ। प्रीतम, ये क्या है? मैं इस लड़की के जात, फैमिली बैकग्राउंड कुछ नहीं जानती। कैसे इसे अपनी बहू मान लूं? माँ, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। मैं दिव्या से शादी कर चुका हूँ। आपको इसे अपनाना ही होगा। मैं इसे किसी भी सूरत में अपनी बहू हरगिज नहीं मानती। तूने मेरे बेटे से शादी करके मुझसे पंगा लिया है। अब देख तेरे साथ मैं क्या क्या करती हूँ। माँ जी, एक मौका तो दीजिए। गुस्से में सरस्वती अपने कमरे में चली जाती है। आगे क्या होगा? क्या सरस्वती दिव्या को कभी अपना पाएगी, या सरस्वती ऐसा कहकर उसका जीना मुश्किल कर देगी? और क्या इन सब के बाद दिव्या अपने सास का दिल जीत पाएगी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं। सरस्वती अब तक दिव्या से कुछ नहीं बोलती है। तभी वो खाना लेकर आती है। माँ जी, एक बार मुझे मौका तो दीजिए। मैं आपके लायक बहू बनकर दिखाऊंगी। 2 दिन हो गए, आपने मुझसे कुछ भी बात नहीं की। प्लीज खाना खा लीजिए। खाने का टाइम हो गया है। प्लीज माँ जी, खा लीजिए। ठीक है, रख दे खाना, अब मैं खा लूंगी। दिव्या खाना रख देती है और सरस्वती खाना खाने लगती है और अपने मन में कहती है, खाना तो इसने अच्छा बनाया है, पर मैं इसे जीतने नहीं दूंगी। अभी बताती हूँ। अरे ये क्या है? कैसा खाना बनाया तूने? नमक भी नहीं है बिल्कुल भी। माफ कर दीजिए माँ जी, मैं आपके लिए नमक ले आती हूँ। रहने दे, मुझे तेरे हाथ से खाना ही नहीं खाना। और मैं नमक को खाने में ऊपर से डालकर खाने वालों में से नहीं हूँ। तू मेरी परफेक्ट बहू कभी नहीं बन सकती। माँ जी, सुनिए तो। माँ जी, मैं माँ जी का दिल जीत के ही रहूंगी और अच्छा खाना बनाऊंगी। सरस्वती की चालाकी की वजह से दिव्या को ऐसा लगता है कि उसने खाना ठीक से नहीं बनाया। कुछ देर बाद सरस्वती भारी सी गेहूं की बोरी घसीटकर उसके सामने लाकर कहती है, बहू, आटा खत्म होने वाला है, तो तू ये जितने भी गेहूं है इसे आज ही बीन कर धोकर धूप में सुखा दे। कल पिसवाना है। पर माँ जी, ये तो बहुत सारा है। मैं इसे आज ही कैसे बीन पाऊंगी? और मुझे कपड़े भी धोने थे। घर के काम के साथ ये आज नहीं हो पाएगा। बस बहाने बनवा लो। जरा सा काम क्या दे दो। मैं नहीं जानती, मुझे तो ये सारा काम आज करके देगी, चाहे जैसे भी। पर समझ ले, ये तेरी परीक्षा है। ठीक है माँ जी, मैं कर लूंगी, अगर ये मेरी परीक्षा है तो। कर ले जितना चाहे मर्जी, तू परीक्षा दे ले, पर इस परीक्षा में तू सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैंने अपनी चालाकी से तुझे इतने सारे गेहूं में कंकड़ पत्थर डालकर दिए हैं कि तू उसे आज साफ कर ही नहीं पाएगी, और बदले में पूरे घर का काम भी करेगी। अब आएगा मजा। शादी के कुछ दिनों बाद ही सरस्वती उसे अपनी चालाकियों के कारण टॉर्चर करने लगती है। बेचारी दिव्या छत पर बैठकर धूप में सारे गेहूं बीनने लगती है। बारीकी से छानकर उन्हें साफ करती है। बाप रे बाप, धूप से सारा बदन जल रहा है, पर मैं यहाँ से 1 मिनट के लिए भी हिल नहीं सकती। मुझे ये गेहूं शाम तक हर हालत में साफ करने हैं, और रसोई में बर्तन पड़े हैं, कपड़े भी धोने हैं, खाना भी बनाना है। गेहूं को साफ करते करते दिव्या की हालत बुरी हो जाती है। फिर उसे पानी में साफ करके छत पर सुखा देती है। शाम के 6 बज जाते हैं। फिर वो जल्दी जल्दी बर्तन को धोकर कपड़े धोती है और शाम का दिया जलाती है। अरे बहू, तूने गेहूं साफ किए या नहीं किए? और शाम का दीपक कौन जलाएगा? माँ जी, ये लीजिए प्रसाद। मैंने पूजा कर ली और गेहूं भी साफ कर दिया और घर का बाकी काम भी कर दिया। अरे बाप रे बाप, 2 दिन साफ होने वाले गेहूं इसने आज कैसे साफ कर दिए? और घर का काम भी कर लिया, बिना कहे पूजा भी कर ली। लगता है इससे भी ज्यादा मुझे कोई मुश्किल काम देना होगा। माँ जी, आप क्या सोच रही हैं? लीजिए प्रसाद। हाँ दो। अच्छा, तुमने सारा काम कर लिया? खाना बनाकर बहू बेटे सो जाते हैं, पर सरस्वती अपने कमरे में जागते हुए चक्कर लगा रही थी। अरे क्या करूं जिससे उस दिव्या को सबक सिखा सकूं? आइडिया, अपने बेटे का इस्तेमाल करके उसे सबक सिखाऊंगी और अपने बेटे के आगे गलत साबित करूंगी। ये सोचने के बाद वो गहरी नींद में सो जाती है। अगली शाम वो अपनी बहू के सामने खांसते छींकते हुए आकर कहती है, बहू, आज अरे बाप रे बाप, मेरी तो नाक गला बंद हो गई खांसी जुकाम के चलते।
तो माँ जी आप काढ़ा पी लीजिए ना, उसे पीकर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नहीं नहीं बहू, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, उसे पीकर और छींक आती है मुझे, फिर सर दर्द बढ़ जाता है। मैं ऐसे ही ठीक हूँ बहू, जा तू चाय बना कर दे दे। ठीक है माँ जी। ये कहकर दिव्या उसे चाय बनाकर दे देती है। कुछ देर बाद प्रीतम ऑफिस से आ जाता है। उसके आते ही सरस्वती छींकने खांसने की और एक्टिंग करने लगती है। क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब लग रही है, दिव्या से काढ़ा बनवा लेते। आज बेटा बोला था मैंने उसे, लेकिन उसे कहाँ फर्क पड़ता है कि उसकी सास को क्या हो रहा है। एक चाय बनाकर दे दिया मुझे। ऐसे कैसे फर्क नहीं पड़ रहा, अभी बुलाता हूँ मैं। दिव्या, दिव्या, दिव्या जल्दी इधर आओ। अरे आप चिल्ला क्यों रही हैं? क्या हुआ? तुमने माँ को काढ़ा बनाकर क्यों नहीं दिया? देखना उनकी तबीयत कितनी खराब है, सिर्फ चाय पीकर वो कैसे ठीक होंगी। प्रीतम जी मैंने माँ जी को बोला था पर उन्होंने मना कर दिया था। बेटा ये झूठ बोल रही है, मैंने इससे बोला था पर इसने ही मना कर दिया। जब से मैं कितना परेशान हूँ, तू तो जानता है काढ़ा पीकर कितनी जल्दी ठीक हो जाती हूँ। यही फर्क है लव मैरिज की शादी में, बहू सास को पूछती नहीं है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी दिव्या, चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। प्रीतम जी मेरा विश्वास कीजिए, मैंने माँ जी से पूछा था, उन्होंने मना किया मुझे। ये कहकर वो रोते हुए कमरे में चली जाती है। सबके जाने के बाद अंगूर खाते हुए सरस्वती कहती है, अरे वाह, मेरा आइडिया काम कर गया और दोनों के बीच फूट भी पड़ गई। बड़ा सुकून मिला उसकी आंखों में आंसू देखकर। 3 दिन बीत जाते हैं। प्रीतम और दिव्या के बीच कुछ ठीक नहीं होता। वहीं सरस्वती परेशान करने के लिए उसे बहुत सारी सूखी लाल मिर्च लाकर कहती है, बहू जरा इसे पीस दे, ये ले मसाले में कूट दियो अच्छे से। मसाले में क्यों माँ जी, मिक्सी ग्राइंडर में पीस देती हूँ, जल्दी हो जाएगा। जितना बोल रही हूँ उतना कर। सरस्वती की बात सुनकर वो धान में लाल मिर्च कूटने लगती है, जिससे उसे बहुत खांसी और छींक आती है। हाचू, मिर्ची कूटने की बस मेरी नाक में आ रही है। मिर्च सारी कूटकर वो हाथ धोने जाती है। इतने में सरस्वती कहती है, अरे बहू जल्दी आ मेरे पास, मेरा सर फट रहा है, जल्दी मालिश कर दे। माँ जी 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। बोला ना तू कहीं नहीं जाएगी, मेरा सर दर्द हो रहा है, सर दबा। जी माँ जी, मिर्ची के हाथों से ही मुझे अब सर दबाना पड़ेगा। ये कहते ही वो सरस्वती का सिर दबाने लगती है। कुछ देर बाद ही सरस्वती के माथे पर जलन होने लगती है और वो चिल्लाती है, मार डाला, अरे मोरी मैया, मेरे तो बहुत जलन मच रही है कृष्ण कन्हैया। अरे बहू तू मुझे मारना चाहती है ना, मिर्च के हाथों से तूने मेरे सिर की जानबूझकर मालिश की। नहीं माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हाथ धोने जा रही थी पर आपने जाने नहीं दिया मुझे। आप रुकिए, मैं बर्फ लाती हूँ। तभी दिव्या हाथ धोकर बर्फ लाकर अपनी माँ जी के जलन वाली जगह पर लगाती है। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, आपकी जलन कम हो जाएगी। बहू मुझे माफ कर दे, तू जब से घर में आई है तब से मैंने तेरे साथ बुरा किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम दोनों के बीच फूट डलवा दी। मैं जानती हूँ माँ जी आप मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए शायद आपने ऐसा किया। हाँ बहू, पर सच कहूँ तो बिल्कुल सर्वगुण संपन्न है, मैंने तुझे अपना लिया। सच्ची माँ जी? तभी प्रीतम उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। अरे बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने कुछ मत कहो माँ, मैंने सब सुन लिया। आपको अपनी गलती का पछतावा है और आपने दिव्या को अपना लिया, मेरे लिए यही बहुत है। अंत भला तो सब भला। इस तरह सास बहू मिलकर खुशी खुशी रहने लगती हैं। कुम्हार गरीब बहू। शाम का समय था, चारों तरफ गर्म माहौल, सभी ने सफेद कपड़े पहने हुए थे। भूमि अपनी सास निर्मला के कंधे पर सर रखकर बहुत बुरी तरह रो रही थी। उसके सामने उसके पति रवि की चिता जल रही थी। एक दुर्घटना के दौरान उसके पति की मृत्यु हो गई थी। भूमि का पति एक कुम्हार था और वह बहुत गरीब लोग थे। उसके पति के मरने के बाद उसकी सास निर्मला और उसके बेटे की जिम्मेदारी भूमि के सर आ गई थी। रवि का अंतिम संस्कार करने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं निर्मला भूमि के साथ अपने घर लौट आती है। तभी निर्मला भूमि से कहती है, बहू अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जीवन बिल्कुल अधूरा हो गया है। माँ जी आप कैसी बात कर रही हो, अगर रवि जी इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या हुआ, मैं और मेरा बेटा तो आपके साथ हैं। बिना आदमी के जीवन सरल नहीं है बहू, तुझे मैं कैसे समझाऊं। माँ जी आप चिंता क्यों करती हो, रवि जी की सारी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगी।
उस रात भूमि अपने घर में खाना बनाकर अपनी सास और अपने बेटे को खाना खिला देती है और सो जाती है। अगले दिन सवेरे होते ही वह अपने घर के सभी कामों को निपटाकर मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर देती है और अगले दिन बर्तनों को बाजार में ले जाकर बेचना शुरू कर देती है। बर्तन ले लो, बर्तन, मिट्टी के बर्तन, प्यारे प्यारे बर्तन। अरे सुनो जरा, मुझे 2 मिट्टी के प्याले तो देना जरा। ये लीजिए आपके मिट्टी के प्याले। लाओ, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। धीरे धीरे उसका काम चलने लगता है। अब वह मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ गुलदस्ते, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी से बने हुए गमले बनाकर बेचना भी शुरू कर देती है। नई नई चीजें गांव वाले खरीदने लगते हैं, लेकिन समय के साथ साथ गांव में भी शहर जैसी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं, जिसके चलते भूमि के मिट्टी के बर्तन बिकने कम हो जाते हैं। एक रोज, बर्तन ले लो, बर्तन, मिट्टी के बने हुए प्यारे प्यारे बर्तन। उस दिन भूमि को सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसका एक भी बर्तन नहीं बिक पाता और ना ही एक भी मिट्टी से बना हुआ खिलौना बिक पाता। जिसके बाद वह अपने सभी बर्तनों को टोकरी में भरकर अपने सर पर रख लेती है और वहां से अपने घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में चलते चलते एक बहुत तेजी से कार आती है। भूमि की उस कार से टक्कर होने वाली होती है। इतने में कार में बैठा आदमी जोर से ब्रेक लगा देता है, जिसकी वजह से भूमि के सभी बर्तन जमीन पर गिरकर टूट जाते हैं। तभी भूमि गुस्से से कहती है, अरे ओ बाबूजी, अंधे हो क्या? दिखाई नहीं पड़ता? हर इतनी बड़ी औरत चलते हुए रास्ते पर दिखाई नहीं दी तुम्हें? तभी कार के अंदर से एक पृथ्वी नाम का लड़का निकलकर बाहर आता है, जो भूमि को देखकर उसकी खूबसूरती पर मोहित हो जाता है। अरे अंधे के साथ बहरे भी हो क्या? मेरी बात समझ नहीं आ रही तुम्हें? ओहो, मुझे माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारी एक गलती की वजह से देखो मेरा कितना नुकसान हो गया। भूमि के इतने सारे मिट्टी के बर्तनों को टूटा हुआ देख पृथ्वी अपनी जेब से पैसे निकालकर भूमि को पकड़ाने लगता है, लेकिन तभी भूमि कहती है, अपने पैसे अपने पास रखो, मुझे तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी मेहनत करके दोबारा से इन मिट्टी के बर्तनों को बना लूंगी। इतना कहकर भूमि वहां से निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ भूमि पृथ्वी के दिल और दिमाग में जगह बना चुकी थी। जिसके बाद पृथ्वी अपने पिता दुर्योधन के घर पहुंचता है, जो कि गांव के मुखिया थे। अरे वाह बेटा, आ गए तुम। तुम्हें देखकर तो दिल को सुकून मिला है। दुर्योधन अपने बेटे पृथ्वी से खूब सारी बातें करता है, जिसके बाद वो लोग खाना खाकर रात के समय सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेचारी भूमि को उसके मिट्टी के बर्तन टूटने की वजह से रात के समय मेहनत करनी पड़ जाती है। वह पूरी रात मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाती रहती है। अगले दिन जब भूमि बाजार में मिट्टी के बर्तन बेच रही होती है, तब वहाँ पृथ्वी घूमता हुआ पहुँच जाता है। जैसे ही उसकी नजर भूमि के ऊपर पड़ती है, वह उसे छुपकर देखने लगता है। अरे बहन जी, यहाँ आओ, यहाँ देखो कितने प्यारे प्यारे मिट्टी के बर्तन हैं। इतने अच्छे बर्तन आपने कहीं नहीं देखे होंगे। भूमि काफी देर से अपने मिट्टी के बर्तन बेचने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसके मिट्टी के बर्तन नहीं लेता। जिसके बाद वह मायूस होकर चुपचाप बैठ जाती है। पृथ्वी ये सब छुप कर देख रहा होता है। जिसके बाद वह उसकी दुकान में आता है। अरे वाह, तुम तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। एक रात में तुमने इतने सारे बर्तन बना भी लिए, और देखो तो ये छोटे छोटे गमले कितने सुंदर लग रहे हैं। क्या मैं इन्हें खरीद सकता हूँ? मेरे मिट्टी के बर्तनों को छूना भी मत। मैं तुम्हें अपने बर्तन नहीं बेचना चाहती हूँ। जाओ यहाँ से, चले जाओ। लेकिन मुझे तो ये सारे बहुत पसंद है, पर मैं ये सभी खरीदना चाहता हूँ। बताओ क्या कीमत है इनकी? अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम मेरे सारे मिट्टी के बर्तन खरीद कर मुझ पर एहसान करोगे, तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, समझे तुम? मुझे तुम्हें अपना एक भी बर्तन नहीं बेचना। जाओ यहाँ से, चले जाओ। भूमि की ये बात सुनकर पृथ्वी कुछ नहीं कहता और वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद वह अपने नौकर को भेजकर भूमि के सभी बर्तन खरीद लेता है। ये बात भूमि को पता नहीं चलती, क्योंकि भूमि इस बात से अनजान थी कि पृथ्वी उसी के गांव के मुखिया का बेटा है। अब रोज रोज पृथ्वी किसी न किसी बहाने से भूमि को देखने के लिए उस बाजार में घूमना शुरू कर देता है। ये बात भूमि को समझने में देर नहीं लगती, लेकिन फिर भी वह उसकी तरफ ध्यान न देकर अपने काम पर ध्यान देती है। पृथ्वी भूमि से प्यार करने लगता है। ये बात मुखिया का एक नौकर कालू जाकर मुखिया से कह देता है। अरे मालिक, ये अंदर की बात है। छोटे साहब जी उस विधवा के चक्कर में पागल होते जा रहे हैं। वो उससे प्यार करते हैं। ये सुनकर मुखिया को बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद वह शाम को अपने बेटे के आने का इंतजार करता रहता है। जैसे ही पृथ्वी घर पहुंचता है, दुर्योधन उससे कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है। क्या तुम गांव की किसी विधवा औरत के पीछे पागल हो रहे हो?
क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? अपने पिता के मुंह से ये बात सुनकर पृथ्वी एक बार भी संकोच नहीं करता और अपने पिता को अपने बारे में सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर दुर्योधन कहता है, एक विधवा औरत से तुम प्यार कैसे कर सकते हो? मैं एक विधवा को अपने घर की बहू हरगिज नहीं मान सकता। इतना कहकर दुर्योधन वहां से चला जाता है। जिसके बाद दुर्योधन भूमि का पता लगाता है और उसका जीना हराम कर देता है। जहां से भूमि मिट्टी लेकर आया करती थी वह खेत मुखिया का ही होता है, जिसकी वजह से बेचारी भूमि मिट्टी नहीं ले पाती और उसे मिट्टी लेने के लिए जंगल में जाना पड़ता है। वहीं धीरे धीरे उसकी रोजमर्रा की कमाई भी मर जाती है और वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। भूमि अपनी सास से, माँ जी, अगर इसी प्रकार से सब कुछ चलता रहा तो हम लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे? चिंता मत कर बहू, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऊपर वाले पर भरोसा रख। भूमि के मिट्टी के बर्तन बिकने बिल्कुल बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके घर में केवल एक ही समय का खाना बन पाता है। तभी एक दिन भूमि को ये पता चलता है कि पृथ्वी मुखिया का बेटा है, जिसके बाद उसे पृथ्वी के बारे में एक गलतफहमी हो जाती है और वह सीधा पृथ्वी से कहती है, तो अब मुझे पता चला तुम मुखिया के बेटे हो और इसी वजह से तुमने मेरा जीना हराम कर रखा है। अरे तुम्हारे पिताजी इतने अच्छे इंसान हैं और तुम इतने खुदगर्ज। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। भूमि के मुंह से इतना कड़वा सुनकर पृथ्वी बहुत हैरान रह जाता है, जिसके बाद पृथ्वी को ये समझने में देरी नहीं लगती कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वो सीधा अपने पिता के पास जाता है और उन्हें खरी खोटी सुनाने लगता है। अरे कैसे इंसान हो आप? क्या आपको अपने बेटे की खुशी पसंद नहीं? एक बाप होकर आपने अपने बेटे के साथ ऐसा किया? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। मैं आपका गांव छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। पृथ्वी की ये बात सुनकर दुर्योधन को उसकी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वह सीधा भूमि के घर जाता है और उससे अपने किए की माफी मांगता है। जिसके बाद वह भूमि का हाथ अपने बेटे पृथ्वी के लिए मांग लेता है। भूमि पृथ्वी की अच्छाइयाँ देखकर उससे शादी कर लेती है और अपने जीवन में आगे बढ़ती है। गरीब दर्जी बहन वर्सेस अमीर भाई। 10 साल की शीतल घर की ओर बढ़ती हुई बुदबुदा रही थी। आज तो घर पहुंचते पहुंचते बड़ी देर हो जाएगी। माँ मेरी बाट जो रही होगी। आखिरकार लोगों के कपड़े सिलकर ही तो कुछ दाम मिलता है हम दर्जी को, जिससे घर का दाना पानी चलता है। माँ कलेजा छिल गया है। खांसते खांसते जाने शीतल कहाँ रह गई। माँ मैं आ गई। बेटी तू आ गई, जाकर ये ब्लाउज रमा काकी को पहुंचा। शीतल का पेट भूख से बिलबिला रहा था, मगर वो जानती थी कि अगर कपड़े समय से न पहुंचे तो आगे उन्हें फिर कपड़े सिलने को नहीं मिलेंगे और फिर उस गरीब दर्जी परिवार को दाने दाने को मोहताज होना पड़ेगा। वो बस्ता रख कर कपड़े पहुंचाने चल देती है। बदकिस्मती से उस रात मंगला की तबीयत बेहद बिगड़ जाती है। शीतल से अपनी माँ का दुख दर्द देखा नहीं जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बदरा बनकर बरस रहे थे। माँ की तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। राजीव जाओ, जाकर मंजरी मौसी को बुलाकर लाओ। दीदी बाहर बहुत तेजी से बादल गरज रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है राजीव, तुम माँ के हाथ पांव सहला, मैं गांव वालों से मदद मांगने जाती हूँ। रुक जा शीतल बेटी, अब बहुत देर हो चुकी है। मेरे जाने की घड़ी हो गई है। वादा कर कि तू अपने भाई राजीव को माँ के जैसा प्यार देगी। इसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगी। माँ मैं वादा करती हूँ कि मैं राजीव को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने दूंगी। मैं उसे खूब पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। इसी के साथ शीतल की माँ का जीवन रूपी दिया हमेशा की खातिर बुझ जाता है। मरती माँ को वचन देने के कारण शीतल अपनी सिसकियों को मन में दबा लेती है और अपनी माँ का अंतिम संस्कार करती है। 6 साल का मासूम राजीव अपनी बहन से कहता है, दीदी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैंने सारे बर्तन टटोल कर देख लिया, खाने को कुछ भी नहीं है। फिक्र मत कर मेरे भाई, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। बेबस बहन भाई की भूख मिटाने के लिए पड़ोस में रहने वाली कमला का किवाड़ खटखटाती है। कमला काकी, मेरा भाई भूख से छन रहा है। 2 दिन से उसके पेट में एक भी दाना नहीं गया, थोड़ा खाना दे दो। आहा, मैंने क्या तुम भूखनंगे भाई बहन का बीड़ा उठाया है? चल
भाग यहाँ से। काकी माँ, ऐसा ना कहो, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, कुछ रूखा सूखा ही दे दो, बदले में मैं आपके घर का बर्तन चौका कर दूंगी। अरे ये बैरन तो हट पर उतर आई है, अभी मजा चखाती हूँ इस अनाथ को। क्रूर कमला उस बेबस को किवाड़ से धकेल देती है, जिससे शीतल के दोनों टखने खून से लहूलुहान हो जाते हैं। वो बिलखते हुए अपने घर आती है। तभी मंजरी आकर कहती है, शीतल बिटिया, बीते दिनों तेरी अम्मा से ब्लाउज सिलाया था, उसके कुछ पैसे बाकी बच गए हैं, ये ले वही देने आई हूँ। शुक्रिया मंजरी मौसी, इन पैसों की मुझे सख्त जरूरत थी। शीतल फौरन बनिए की दुकान से कुछ राशन पानी खरीद कर उसे बनाकर अपने भाई की भूख मिटाती है। खा चुकने के बाद राजीव चैन की नींद सो जाता है और शीतल भूख से बिलबिलाती हुई कहती है, मेरे पास केवल यही 200 रुपए है, ये दाम मेरे दर्जी के काम को बढ़ावा देने की खातिर बहुत जरूरी है। इस तरह वो गरीब बहन पानी पीकर अपना पेट भर लेती है। अगले दिन वो बाजार से कपड़े सिलने का कुछ सामान खरीद कर भूख से बिलबिलाती हुई बेचारी बहन भाई का भविष्य संवारने की खातिर भूखी प्यासी ब्लाउज सिलती है। अब मुझे इन ब्लाउज को लेकर बाजार में जाना होगा। एक बार मेरे सिले ब्लाउज बड़े दुकानदार को पसंद आ जाए, उसके बाद मैं अपने भाई के भविष्य को भरसक उज्जवल बना सकूंगी। कुछ ही देर में शीतल बाजार की दुकानों पर जाती है, मगर शुरू में कोई भी उसके सिले ब्लाउज को नहीं खरीदता। आखिर में वो एक दुकान पर आती है। जय राम जी की काका, अगर आप ये ब्लाउज खरीद लेते हैं तो आपका बड़ा उपकार होगा। एक ब्लाउज सिर्फ 100 रुपए का है। उस दुकानदार का नाम बनवारी था। ब्लाउज पर बनी कढ़ाई बुनाई दुकानदार को पहली नजर में ही भा गई। वो उस गरीब दर्जी बहन की बड़ाई करते हुए कहता है, अरे वाह बिटिया रानी, तुम्हारे हाथों में सिलाई बुनाई की कला तो कूट कूट कर भरी है। कहाँ से सीखा इतना बेहतर ब्लाउज बनाना, और क्या क्या सिलना आता है तुम्हें? काका, मेरी माँ दर्जी थी, उनकी बदौलत मैंने ये सीखा। इसके अलावा मैं सूट, पेटीकोट, लहंगा, लांचा भी बखूबी सिलना बुनना जानती हूँ। तो फिर आज से तुम मेरी दुकान की दर्जी बन गई। मेरी दुकान से तुम्हें कपड़े धागे सब मुहैया होंगे, बदले में तुम्हें ब्लाउज सूट इत्यादि सिलना होगा। फिलहाल तुम इन ब्लाउज का दाम ले लो। बनवारी की दुकान पर मिला काम उस गरीब दर्जी बहन के लिए एक किरण का काम करता है। उस दर्जी बहन ने अपनी पढ़ाई लिखाई को अपने भाई के भविष्य को बनाने की खातिर न्यौछावर कर दिया और खुद दर्जी बन बैठी। दर्जी बनकर कमाए पहले दाम से अपने भाई को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया और खुद दर्जी बनकर रात दिन कड़ी मेहनत करती गई। समय के साथ राजीव की स्कूली पढ़ाई खत्म हो गई। दीदी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया है। अब मुझे शहर के कॉलेज में फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन मिलेगा, मगर कॉलेज की फीस बहुत महंगी है। अरे मेरे भाई, तेरी दर्जी दीदी के रहते पैसे की फिक्र मत कर, तू शहर जाने की तैयारी कर। गरीब दर्जी बहन जोड़ी हुई जमा पूंजी से अपने भाई को शहर भेज देती है और प्रत्येक माह उसे मनी ऑर्डर भी भेजती है। कुछ सालों बाद राजीव का सपना साकार हो जाता है। वो सफल बिजनेसमैन बन जाता है और उसे शहर में रहने वाली श्रेया भा जाती है। श्रेया मन की बेहद सीधी और सुलझी हुई लड़की थी। राजीव उससे शादी करके अपना जीवन बड़े आराम से जीने लगता है। वहीं दूसरी ओर गरीब दर्जी बहन दिन रात उसके आने की बाट जोती रहती है। राजीव को शहर गए 3 साल हो गए। शायद शहर की भागदौड़ में मेरा भाई अपनी दीदी को चिट्ठी लिखना ही भूल गया है। समय गुजरता है। एक दिन श्रेया राजीव से कहती है, राजीव, वैसे तुमने कभी अपनी फैमिली के बारे में बताया नहीं। श्रेया, मेरी माँ को मरे कई साल हो गए। हाँ, गांव में मेरी बड़ी बहन है। राजीव, मैं तुम्हारी बहन से मिलना चाहती हूँ, मेरा बड़ा मन है। श्रेया के कई बार कहने पर आखिरकार राजीव अपने गांव उसे लेकर आता है। उसे देखकर गरीब दर्जी बहन दौड़ती हुई उसे गले से लगा लेती है। राजीव, तू आ गया। भाई, शहर जाकर तूने तो अपनी गरीब दर्जी बहन को बिसार ही दिया था। दूर हटो दीदी, तुम्हारा भाई शहर का बड़ा बिजनेसमैन है। अगर किसी मीडिया को भनक पड़ गई एक गरीब दर्जी बिजनेसमैन राजीव की बहन है तो मेरे बिजनेस पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। भाई के शब्द सुनकर शीतल रहीसी के घमंड में चढ़ी उसकी बाहों को भांप जाती है, जिसके बाद माहौल को बदलने के लिए बीच में श्रेया कहती है, प्रणाम जीजी, मैं श्रेया। अपनी भाभी का स्वागत नहीं करेंगी आप? क्यों नहीं करूंगी, आओ भाभी।
शीतल उन दोनों का स्वागत सत्कार करती है। शीतल और श्रेया के बीच गहरा रिश्ता बन जाता है। मगर राजीव जितने भी दिन वहां रहता है, कभी खाने में नुस्ख निकालता तो कभी बिछावन को लेकर किलकिल करता। एक दिन, राजीव देख, तेरी दर्जी बहन ने भाई दूज के लिए अपने हाथों से ये शेरवानी सिली है। क्या दीदी, दिमाग खराब हो गया है क्या? जानती हो मेरे कोट पैंट की कीमत लाखों में है, ये मेरे पहनने के लायक नहीं है। बस करो राजीव, जब से मैं यहाँ आई हूँ तुम अपनी बहन को गरीबी के चक्कर में सुनाई जा रहे हो। अब बहुत हो गया, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। राजीव, शायद तुम ये भूल गए हो कि आज तुमने जो ये लाखों का कोट पैंट पहना है, ये तुम्हारी इसी गरीब दर्जी बहन की बदौलत है, जिन्होंने दिन रात तुम्हारी सफलता के लिए खुद की खुशी न्यौछावर कर दी। श्रेया के कड़वे शब्द राजीव को शर्मसार कर देते हैं। उसकी आंखें आंसू से भर जाती। चुप हो जाओ श्रेया। दीदी, श्रेया सही कह रही है। अमीरी के नशे में चूर तुम्हारा भाई भटक गया था। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अनजाने में आपको कितना भला बुरा कहा। मैं भूल गया था कि आपने खुद भूखी रहकर मुझे भरपेट खाना खिलाया। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपने तो अपना फर्ज बखूबी अदा किया। अब मेरी बारी है। अंत में राजीव अपनी गरीब दर्जी बहन के लिए एक बड़ी दर्जी की दुकान खुलवाता है और उस दुकान का मालिक अपनी बहन को बनाता है और उस दुकान का नाम दर्जी बहन की सफलता रखता है और पूरे शानो शौकत से शीतल की शादी करके अपनी गरीब दर्जी बहन की डोली को कांधा देकर अपना अधूरा फर्ज पूरा करता है। संस्कारी बहू की बेशर्म सास। बिलासपुर गांव में एक बड़ी ही बेशर्म सास और संस्कारी बहू की जोड़ी रहती थी। गांव चुगली मंडली में उन सास बहू के आचार व्यवहार पर प्रत्येक दिन टिप्पणी होती रहती थी। आइए एक नजर उनकी बातों पर प्रतिबिंबित करते हैं। अरे रूपा, पुरनिये की बातों पर तो इस रासवती ने पाबंदी लगा दी, और नहीं तो कब पुछते पुरनिये कह गए रहे कि आए वाले भावी भविष्य में सास संस्कारी और बहू बीमारी, मादल बदल होई मगरी। ससुरी रासवती ने अपनी बेशर्मी से बिलासपुर की बेला ही बदल दी है। आखिर कौन है रसवती, जिसके लिए औरतों के मुंह से बुरा बखान निकल रहा है? 55 वर्षीय रासवती सांवरी की सास है। पिया तू अब तो आजा, शोला सा तन भड़ के आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जा, ऐसे गले लगा जा। अरे ओ बेशरम बेहुदा औरत, जरा सा तो शर्म कर ले। अश्लीलता की सारी सीमाएं लांघकर सरहद की सीमा पर चढ़ने का इरादा है क्या? बनवारी जी, अभी तो मैं जवान हूँ। अरे आज भी मुझ में वही अदाएं हैं जो सालों पहले थी। अरे आज भी जब मेरी जुल्फें उड़ती हैं ना, तो कितने कुंवारों के दिल मचल जाते हैं। रसवती को खुद का बखान करता देख दरवाजे से दस्तक देती हुई उसकी संस्कारी बहू सांवरी हाथों में पूजा की थाली लिए अंदर आकर कहती है, माँ जी, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना हर बार सही बात नहीं है। मेरी सोच से उम्र सीमा के इस पड़ाव पर आपको अपने शौक को थोड़ा सीमित कर देना चाहिए। अरे अब तू सिखाएगी अपनी सास को कि मुझे कैसी वेशभूषा और हाव भाव से रहना है। रसवती से ज्यादा बकैती ना करना बहू। बेचारी बहू अपनी बेशर्म सास की बोली सुनकर चुप्पी साधने को समझदारी समझती है। दिन ढलता है, फिर उसी सांझ सब्जी का ठेला लिए हरिया रासवती के घर के सामने से गुजर रहा होता है। लो भैया, लाजवाब आलू, ये कच्चे कद्दू, भरता भिंडी, अरे ले जाओ ताजी ताजी सब्जियां एकदम सस्ते दाम में। आवाज सुनकर रसवती बाहर आती है। उसका उम्र से बढ़कर साज सज्जा देखकर हरिया हैरान रह जाता है कि रासवती कहती है, अरे ओ भाजी वाले भैया, कैसे दिए हैं कद्दू? वैसे तो मंडी से महंगा मोल लेकर आए हैं मगर आपके लिए सस्ता लगा देंगे भौजाई जी। वैसन एक ठो बात बोले, आपका चेहरा ना ये टमाटर के जैसा लाजवाब लाल लग रहा है। तारीफ के लिए शुक्रिया। वैसे तुम्हारी नजर की दाद देनी पड़ेगी। एक मेरे पति परमेश्वर हैं जिन्होंने मेरी कदर ही नहीं जानी। अरे भौजाई जी, जरूर उनकी नजर में खोट होगा। चलिए। अरे अब मेरा बखान बंद करो और ये सारी सब्जियां तौल दो। हरिया फटाफट से हाथ चलाते हुए सारी सब्जियां बांधते हुए बुदबुदाता है, अरे क्या बात है, आज की बोहनी तो बड़ी जोरदार होने जा रही है। सारी सब्जियां यहीं सफाचट हो गईं।
रसवती हरिया से सारी सब्जियां लेकर घर में घुसने लगती है कि हरिया कहता है, अरे भौजाई जी, मेरे पैसे? रसवती हरिया की ओर ताक कर आंख मारती है कि हरिया कहता है, अरे ओ भौजाई जी, अपने नैनों की बिजुरिया बान को बंद करो, दाम दो। अरे नहीं देती दाम, क्या बिगाड़ लेगा तू मेरा। सास का शोर शराबा सुनकर सांवरी सर पर पल्ला लिए बाहर आकर कहती है, अरे माँ जी, ये कैसी मुठभेड़ मची है यहाँ। अरे हम बतावत हैं बहुरिया, तुम्हारी ये बिगड़ी बला सास पैसे के ना देवे के खातिर आंख के बांट चलावत है। लागत है तुहार ससुरी बूढ़ा में बोरा गईल है। अरे ये रखिए अपने पैसे, सासू माँ के बुरे बर्ताव के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। सब्जी वाले के जाते ही रसवती अपनी बहू पर बिगड़ जाती है। अरे मेरी मंद बुद्धि बहू, तुझे बीच में आने को किसने कहा था? मैं बात कर रही थी ना। बस कीजिए सासू माँ। अरे आप क्यों अपने बुरे आचरण से पिताजी और हम सब का नाम नीलाम करती हैं? बढ़ते बुढ़ापे में ये सब आपको शोभा नहीं देता। अरे साफ तौर पर क्यों नहीं कहती कि तुझे अपनी जवान सास से जलन है। अब तुझे सजने संवरने की बजाय सादगी स्वरूप बहू का ढोंग करना है तो कर। तेरी सास को तेरी तरह झूठा स्वयं रचना पसंद नहीं। समय गुजरता है जिसके साथ रसवती की रास लीला बढ़ती जाती है। एक दिन वह टीवी में सौंदर्य साबुन का प्रचार देखकर कहती है, क्या सचमुच ये सौंदर्य साबुन मेरे चेहरे की काया पलट कर सकती है? रसवती लाली पाउडर लगाए बनिए के पास आती है। अरे आओ आओ रसवती भौजाई, क्या चाहिए? सौंदर्य साबुन जिसे मेरा रूप और ज्यादा संवर सके। अरे भौजाई, अब और चेहरे को कितना चमकाओगी? पहले ही आपका चेहरा इतना गोरा गुलजार हो रहा है। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे बिरजू बनिया। बनिया उसे सौंदर्य साबुन देता है, जिसे लिए रसवती ठुमक ठुमक कर घर का रुख करने लगती है कि एकाएक पीछे पलटकर कहती है, वही खाते में लिख लेना, बाद में दे दूंगी। उसके जाते ही बनिया बिगड़ा बेबाक मुंह बनाए कहता है, अरे न जाने इस बढ़ते बुढ़ापे में सौंदर्य साबुन लगाकर कौन सी मेनका उर्वशी बनने का इरादा है इस रसवती देवी का। इसे अपनी संस्कारी बहू से सीखने की जरूरत है। अरे बहू के संस्कार के साथ इस बेशरम बेहुदा सास की बीमारी भी बढ़ती जा रही है। अपनी बेशर्मियों के आगे बिगड़ी रसवती की रास लीला अभी भी कहाँ रुकने वाली थी। उसे तो अभी बेहुदगी में अव्वल दर्जा जो प्राप्त करना था। एक सांझ जब रसवती टीवी में नजरें गड़ाए बैठी थी तो वह स्टेज शो देखते हुए कहती है, समय कितना आगे बढ़ गया है, शायद मुझे भी मेकओवर करवा लेना चाहिए, ताकि फिर देखना गांव की सारी लुगाई जल भुनकर राख होती हैं। रसवती पैसे लेकर पार्लर पहुंचती है, जहां पार्लर वाली कहती है, कहिए क्या कराना है आपको माँ जी? पहले तो मुझे माँ जी मत बुलाओ, मेरा नाम रसवती है, तुम प्यार से मुझे रसीली कहना। अपने मेकअप से मुझे सुंदर से शहरी सांचे में ढाल दो। मेकअप के साथ रसवती अपने पहरावे को पूरे तौर से बदलकर तब्दील करके घर पहुंचती है, जहां गांव की औरतें उसके घर के आगे जमावड़ा लगाती हैं। सासू माँ, ये कैसा हुलिया बना रखा है आपने? इस बढ़ते बुढ़ापे में ये शहरी पहरावा और इतनी साज सज्जा आप पर जरा भी नहीं शोभ रहा है। मैं आपके लिए साड़ी लेकर आती हूँ। बहू, अब तेरी सास ने साड़ी का शौक छोड़ दिया। सासू माँ, शायद आपको शहरी दौर का ज्यादा ही होड़ चढ़ चुका है। लोक लाज बिसर कर अपनी बेहुदगी बेशर्मी की सारी सीमा पार कर दी। बहू के मुंह जुबानी बुरा बखान सुनकर बेशर्म सास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचता है। और फिर क्या था, ताव में आकर वह सांवरी को तमाचा जड़ते हुए कहती है, अरे बंद कर अपने संस्कार का स्वयं रचना, समझी? बहुत धारदार हो गई है तेरी जुबान। रसवती की आवाज बाहर खड़ी औरतों को सीधे तौर से सुनाई देती है। अरे ओ बेशर्म रसभरी रसवती, बेचारी बहू पर जोर क्यों साध रही है? बाहर आ। रसवती बाहर आकर कहती है, अरे तुम लुगाइयों को लोगों के घरों में ताक झांक के सिवा दूजा काम काज नहीं सूझता? अरे ओ बूढ़ी घड़ी लाल लगाम, बढ़ते बुढ़ापे में चुकरियों की तरह लाली लिपस्टिक का लीपा पोती करके तू खुद को हूर की परी समझ रही है? पूरा मर्दन के बीच तुम्हारी ही बेहुदगी की बेशर्मी का बखान होवत है। अरे 55 के उमरिया चंद चिल्लड़ बचाए खातिर आंख भौए मटका के और आपन चाल के ढाल बन के जो फायदा उठावत हैं, उके कारण बिलासपुर के लोग तो के बच्चलन बेशरम लुगाई का खिताब दिए बैठे हैं।
अरे जो तुझे सामने से मक्खन मलाई कहते हैं, तेरी बेहूदगी के कारण पीठ पीछे तुझे दूध की फटी फफूंदी कहते हैं। अरे ये साज सज्जा तेरी बहू को शुभता है, मगर इसका सादा रूप अल्पभाषी बोलबाला इसके संस्कारों को साफ तौर से साझा करता है। सीख अपनी संस्कारी बहू से कुछ। सास का सिर शर्म से झुक जाता है और वो बहू से माफी मांगती है। बहू, अपनी इस बेशर्म बेबाक बिगड़ैल सास को माफ कर दे। आज सभी के कड़वे शब्दों ने तार बघार करके तेरी सास को सबक सिखा दिया। सासू माँ पुरनिये कह गए हैं कि जैसा देश वैसा भेष रखो, जो हुआ उसे बिसार दीजिए। उस रोज के बाद बेशर्म सास अपनी संस्कारी बहू से रहन सहन एवं स्वर शब्द सीखकर सादगी के साथ नई शुरुआत करती है, जिसे कल तलक बेशर्म सास का बुरा बखान करने वाले व्यक्ति जन के स्वर सास की सराहना करते नहीं थकते, जिसका सारा श्रेय बिलासपुर की औरतों और संस्कारी बहू सावरी को जाता है। सास की किन्नर बहू। आयशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन अर्जुन, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम मेरी हकीकत के बारे में जानते हो। तुम्हें आगे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी हकीकत जानता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें कल भी प्यार करता था और आज भी करता हूँ और कल भी करता रहूंगा। क्या तुम मेरा साथ निभाने के लिए तैयार हो? आयशा रोने लगती है और रोते हुए अर्जुन से कहती है, अर्जुन, एक बार और सोच लो। क्या सच में तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? बाद में ऐसा ना हो कि तुम्हें मुझसे शादी करके कोई पछतावा हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे तुम्हारी सच्चाई से कोई परेशानी नहीं है। चलो अब हम दोनों शादी कर लेते हैं। अर्जुन आयशा का हाथ पकड़कर उसे मंदिर में ले जाता है, जिसके बाद वो मंदिर में आयशा की मांग भर देता है और भगवान के सामने 7 वचनों का वादा करता है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इन 7 वचनों का वादा मरते दम तक निभाता रहूंगा। ऐसा सुनकर आयशा को बहुत खुशी मिलती है और वो अर्जुन को गले से लगा लेती है, जिसके बाद अर्जुन आयशा को अपने घर ले जाता है। जैसे ही अर्जुन की माँ कौशल्या आयशा को देखती है, वो गुस्से से अर्जुन से कहती है, अरे ये तो वही किन्नर है जो हमारे इलाके के रेड लाइट पर लोगों से भीख मांगती है। तू इस किन्नर से शादी करके आया है। अरे तूने ये कैसा अनर्थ कर दिया? कहीं तू पागल तो नहीं हो गया है? नहीं माँ, मैं पागल नहीं हुआ हूँ। मैं आयशा से बहुत प्यार करता हूँ। आज से आयशा आपकी बहू है। हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। अर्जुन, तू ये कैसी बातें कर रहा है? तू एक किन्नर से शादी कैसे कर सकता है? जल्दी जा और इसे अभी के अभी इसके घर छोड़ कर आ। मैं इसे अपनी बहू स्वीकार नहीं कर सकती। माँ, अगर आयशा के लिए इस घर के अंदर कोई जगह नहीं है, तो मैं भी इस घर के अंदर नहीं रहूंगा। जहाँ आयशा रहेगी, मैं भी वहीं रहूंगा। कौशल्या को न चाहते हुए भी आयशा को घर में लेकर आना पड़ता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो अर्जुन घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, आयशा घर के सभी कामों को कर लेती है और सबके लिए नाश्ता बना लेती है, जिसके बाद वो नाश्ता बनाकर नाश्ते की टेबल पर लगा देती है और सबको नाश्ते के लिए बुलाती है। इतना अच्छा नाश्ता देखकर अर्जुन बहुत खुश होता है और आयशा से कहता है, अरे आयशा, तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ, तुम्हें तो बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। तभी वहां पर कौशल्या पहुंचती है और खाना देखकर कहती है, अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रसोई में जाने की? मेरी पूरी रसोई तूने अपशगुन कर दी। लेकिन माँ जी, मैंने तो केवल रसोई में खाना ही बनाया है। इसमें रसोई अपशगुन कैसे हो सकती है? अरे तू एक किन्नर है। अभी तो मेरी रसोई अपशगुन हो गई है, लेकिन याद रखना, तू मेरी रसोई में दोबारा नहीं घुसना। ऐसा कहकर कौशल्या वहां से गुस्से में चली जाती है, जिसके बाद अर्जुन आयशा से कहता है, अरे मेरी आयशा, मेरी माँ की बातों का बुरा मत मानना। जरा वो मुझसे नाराज हैं इसलिए तुम्हें उल्टा सीधा कह रही है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो तुम्हारे साथ अच्छे से बर्ताव करना शुरू कर देंगी। मैंने आपको कहा था कि कोई भी हमारे इस रिश्ते को मंजूर नहीं करेगा, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। आयशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता और तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते।
लेकिन याद रखना, एक दिन तुम्हें इस समाज के साथ साथ इस घर में भी इज्जत जरूर मिलेगी। ऐसा कहकर अर्जुन अपने काम पर निकल जाता है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। कौशल्या आयशा को खरी खोटी सुनाती रहती है, जिसकी वजह से आयशा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इतनी बातें सुनने की वजह से एक दिन आयशा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और उसे बहुत ज्यादा बुखार हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने कमरे में बिस्तर के अंदर ही पड़ी रहती है। तभी घर की नौकरानी कौशल्या के पास आती है और उससे कहती है, अरे भौजाई, दीदी को बहुत ज्यादा बुखार आ गया है, जरा उन्हें डॉक्टर को दिखा लाओ। क्या कहा? उस किन्नर को बुखार आया है? इसका मतलब उसके मरने के दिन आ गए हैं। अरे चलो, अच्छा है, मुझे उससे छुटकारा मिल जाएगा। ये तो खुशी की बात है। भौजाई, आप ये कैसी बातें कर रही हो? वो भी तो एक औरत है। अगर आप एक औरत का दर्द नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? अरे वो औरत नहीं, वो तो एक किन्नर है। अब जा, मेरा दिमाग खाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दे। बेचारी आयशा बुखार में पड़ी रहती है, लेकिन कौशल्या उसको एक बार भी नहीं देखती। जब शाम को अर्जुन काम पर से वापस आता है तो आयशा की ये हालत देखकर वो तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जिसके बाद उसे दवाई दिलवाता है और कुछ ही दिनों में दवाई खाकर आयशा ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद आयशा घर के काम दोबारा से करना शुरू कर देती है। उसे काम करता हुआ देख कौशल्या उससे कहती है, करम जली कहीं की, पता नहीं कैसे बच गई। इससे अच्छा होता कि मर जाती, कम से कम मुझे इससे छुटकारा तो मिल जाता। आयशा ये सब सुन लेती है, जिसके बाद उसे बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन वो अर्जुन के बारे में सोचकर चुपचाप काम करती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से कौशल्या चक्कर खाकर गिर जाती है। उस दिन घर पर कोई नहीं होता और आयशा ये देखकर तुरंत कौशल्या के पास जाती है और उसे उठाकर किसी तरह बिस्तर पर लेटा देती है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, आप बस आराम कीजिए। आयशा कौशल्या के हाथ पैर दबाती रहती है और उसकी बहुत सेवा करती है, जिसके बाद डॉक्टर कौशल्या का चेकअप करने के लिए पहुंच जाते हैं। चेकअप करने के बाद कौशल्या कुछ दवाइयां लिखकर आयशा को दे देते हैं। आयशा तुरंत जाकर उन दवाइयों को लेकर आती है और अपनी सास कौशल्या को खिला देती है, जिसके बाद कौशल्या अगले दिन सुबह तक ठीक हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो अपने बेटे अर्जुन को अपने सामने देखती है। अरे बेटा, तूने तो आज मुझे मरते मरते बचा लिया। अगर तू ना होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। जब अर्जुन ये सुनता है तो वो अपनी माँ को हकीकत बताता है कि कैसे आयशा ने उसकी बीमारी में उसकी मदद की और उसको मौत के कुएं से बाहर निकाला। ये सुनने के बाद कौशल्या को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो तुरंत आयशा को बुलाती है और उससे कहती है, बहू, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा और तुझे हमेशा बुरा भला कहती रही। आज मुझे अपनी गलती का एहसास है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। अरे माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? भला मैं कौन होती हूँ आपको माफ करने वाली? आप तो मेरी माँ जैसी हो। आपने मुझे बहू स्वीकार कर लिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। उस दिन के बाद से कौशल्या आयशा के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और उसे एक बहू का दर्जा भी देती है। मोमोज खाने वाली चुड़ैलें। आखिर आज हमारे बाहर आने का दिन आ ही गया। ये तूने सही बोला रसिका। पूरे साल में सिर्फ 2 ही बार ही हमें कब्र से बाहर आने का मौका मिलता है, फिर हमारी छुट्टियां खत्म हो जाएंगी तो हमें यहीं लौटना पड़ेगा। सही बोली पुस्की। तो चलो आज हम मजे करेंगे। इस बार किसी को मारेंगे नहीं, जो इंसानी लोग करते हैं ना वही करेंगे। ऐसा करते हम यहाँ की चीजों को खाएंगे पिएंगे। बहुत टाइम से हमने कुछ खाया नहीं अच्छा सा। तीनों चुड़ैल अपने कब्र से बाहर आकर हाथ पकड़कर उड़ते हुए चमकते दमकते बाजार की ओर जाती हैं। अच्छा खाने की खुशबू सूंघकर वो कहती हैं, हाँ, यहाँ तो बहुत स्वादिष्ट खाना है। वो देख, नूडल्स और छोले भटूरे मैं तो खाने जा रही हूँ। अरे यार, ये सब तो खा रखा है, कोई नई चीज खाते हैं ना। मैं भी आ रही हूँ, रुक जा। तुम दोनों उड़कर कहाँ चली? मैं भी तो आ रही हूँ। इतने में तीनों चुड़ैल उड़कर नूडल्स खाने पहुंच जाती हैं। वो तीनों चुड़ैल किसी को नहीं दिखती। वो चाउमीन खाने जा ही रही होती हैं
उसके साथ वाली दुकान पर तीनों की नजर पड़ती है, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ थी। तभी हिडिंबा कहती है, रसिका पुस्की, जरा देखना वहाँ बहुत भीड़ लगी है, वही खाने चलते हैं पहले हम। तो चलो। तीनों वहाँ पहुँचती हैं तो देखती हैं कि एक आदमी बहुत सारे मोमोज बेच रहा है। अरे भैया जरा एक प्लेट मोमोज देना, लाल चटनी ज्यादा डालना। हाँ मैडम, अभी देता हूँ, ये लो। अरे ये सब लोग ऐसा क्या खा रहे हैं? और इस वाइट वाइट लड्डू का कितना अजीब सा नाम है, वो क्या बोला था? मोमो। अरे अभी एक लड़की बोली थी मोमोज। हाँ मोमोज दे दो। ऐसे ही बोलते रहोगे क्या? चलो खाते हैं, पहले तो कभी नहीं खाया था, देखते हैं क्या भला है ये मोमोज। हाँ। ये बोलकर तीनों मोमोज उठाकर खाती हैं और खाते ही कहती हैं, अरे मैया ये मुसमुस वाला लड्डू तो बहुत ही मस्त है, आहा स्वाद आ गया। है सच्ची क्या? मुझे भी बहुत अच्छा लगा यार, मेरे तो मुंह में जाते ही घुल गया। आज से पहले कभी इतनी अच्छी चीज मैंने कभी नहीं खाई। ये धरती के लोग भी क्या क्या बनाते हैं ना। ये कहते ही चुड़ैल उस मोमोज वाले के एक एक करके मोमोज उठाकर खाने लगती है। भीड़ से हटकर मोमोज वाले का ध्यान जाता है कि उसके मोमोज गायब हो रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं और अचानक से फिर गायब। अरे मोमोज कौन खा रहा है? देख रहा हूँ तीन मोमोज हवा में उड़ रहे हैं और फिर अचानक से गायब। अरे भैया जरा 2 प्लेट मोमोज लगाना, और हाँ ये म्यूनीस ज्यादा डालना। अरे अब ये लड़का क्या म्यूनीस मांग रहा है और उस मोमोज के साथ खा रहा है? हाँ चल हम भी खाते हैं, वो दुकान वाला उसमें से ही दे रहा है। ये कहने के बाद चुड़ैल मोमोज को म्यूनीस के साथ खाती है तो फुस्की खुशी से उछल कर कहती है, अरे वाह, ये तो इतना टेस्टी क्रीम है कि मन कर रहा है ये सारे मुझ लपेट कर खा लूं। तो खाओ ना, ऐसा लग रहा है जन्नत में आकर शाही पकवान खा रही हो। आहा मजा आ गया, जीने का स्वाद आ गया। पर तू बोल रही है क्या? हम मर चुके हैं। वो भी है। अरे यार लाल चटनी को खाकर बहुत आग सी लग रही है मुंह में। अरे इसे खाकर तो और मजा डबल हो गया। भाई मुझे तो सबसे ज्यादा वो व्हाइट वाली क्रीम मुझ के साथ अच्छी लगी। एक एक करके तीनों स्पीड से मोमोज वाले के सारे मोमोज खा जाती है। तभी उसकी दुकान पर प्रिया आती है। अरे भैया स्टीम वाले मोमोज देना। अभी देता हूँ मैडम। अरे मेरे मोमोज कहाँ गए? यहीं तो थे, इतने सारे बनाए थे, लगता है अब वो भी गायब हो गए। अरे भैया दो ना, कितनी देर हो गई। अरे मैडम माफ कीजिए, आज मोमोज जल्दी खत्म हो गए। सही है भैया, आज तो आपकी ज्यादा बिक्री हुई होगी फिर, वरना रोज तो रात रात तक बेचते हो। अरे कहाँ मैडम, मेरे मोमोज खत्म भले ही हो गए पर उतनी बौनी नहीं करी है मैंने। रहने दो भैया, अब कल आऊंगी, मोमोज बचा कर रखना मेरे। जी मैडम। हिडिंबा चलो, मुझ के अब कल खाएंगे। हाँ भाई चलो। मोमोज वाला घबरा कर घर चला जाता है। अगले दिन मोमोज वाला ज्यादा मोमोज बनाकर लाता है। तीनों चुड़ैल फिर से आकर उसके मोमोज उठाकर खा जाती हैं। मोमोज वालों को कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन वो महसूस करता है कि कोई उसके मोमोज को उठाकर खा रहा है। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है? मेरे मोमोज कल की तरह फिर से गायब हो रहे हैं। लगता है कोई भूत या चुड़ैल मेरे मोमोज की दुकान पर चिपट गए। ऐसे तो मैं बिल्कुल नहीं कमा पाऊंगा। भैया, ओ मोमोज वाले भैया, क्या सोच रहे हो? मोमोज देना जरा। हाँ, देता हूँ। अरे यार आज की गर्मा गर्म मोमोज कल से भी मस्त हैं। हाँ चलो। मोमोज वाला हितेश को जब तक मोमोज देता है, सारे मोमोज चुड़ैलें चट कर जाती हैं। ओ भगवान, मेरे सारे मोमोज कहाँ गए? अभी तो मैंने 2-4 लोगों के अलावा किसी को मुंह भी नहीं दी। कौन खा रहा है? कहाँ गए मेरे मोमोज? 2 दिन बीत जाते हैं। मोमोज वाले के साथ 2 दिन से यही हो रहा था। उसकी बिक्री बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, साथ ही उसके मोमोज खत्म होते जा रहे थे। इस बात से वो बहुत परेशान था। अगले दिन वो चाय पीते हुए मन में कहता है, अरे मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठेला लेकर जाऊं तो आखिर जाऊं कैसे? 4 दिन से कुछ बिका ही नहीं है और पैसे भी नहीं है। अब मोमोज में लगाने के लिए मैं क्या करूं? मैं रेखा को कैसे पैसे दूंगा घर चलाने के लिए? मोमोज वाला अपने आधे मोमोज छुपाकर रख देता है, पर वो मोमोज भी चुड़ैलें खा जाती हैं। ये देखकर मोमोज वाला कहता है, अरे ये 3 मोमोज हवा में उड़ रहे हैं। इसका मतलब कोई 3 चुड़ैल या भूत है जो मेरे मोमोज को खा रहे हैं। अरे कौन है? क्यों तुम मेरे मोमोज खा रहे हो? भगवान के लिए मुझे बख्श दो,
मेरी कोई कमाई नहीं हुई है, जो भी है मेरे सामने आओ। ये तो परेशान हो रहा है, हमें इससे बात करनी चाहिए। तभी तीनों चुड़ैलें उसके सामने आकर कहती हैं, देखो भैया, डरने वाली कोई बात नहीं, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे सारे मुझ रोज खा जाते हैं। मुझ नहीं, ये मुझ नहीं होता, वो मोमोज होता है। हाँ भैया, भाई हमें माफ कर दो। वो क्या है ना, हमें तुम्हारे मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए हम खा जाते थे। हाँ भैया, हमें आपके मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं, हमें कहीं और के अच्छे नहीं लगते हैं। जो भी हो, लेकिन आपके ऐसे करने से मैं बहुत डरा हूँ और परेशानी में भी आया हूँ। मेरे पास पैसों की कमी पड़ गई है। माफ कर दो मोमोज वाले भैया। ठीक है, अब से खाओ तो बता कर खाना। ठीक है भैया। ये कहकर मोमोज वाला दुकान बंद करके तांत्रिक के पास पहुंचता है और उसे सब कुछ बता देता है। तभी तांत्रिक कहता है, बेटा तुम फिक्र मत करो, वो 3 चुड़ैलें अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। तुम्हारी बातों से पता चलता है कि वो तीनों चुड़ैलें सिर्फ मोमोज खाती हैं। वो नुकसान पहुंचाने वाली चुड़ैल नहीं है। मैं उन तीनों चुड़ैलों का ऐसा इलाज करूंगा कि फिर कभी वो तुम्हारी दुकान पर नहीं आएंगी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ममर्तम मोक्षम अमर्तम प्राप्ति त्रापिशाचिनी चाह। ओम फट स्वाहा। ये मंत्र कहते ही तांत्रिक के हाथ पर जादू से 3 बड़े बड़े मोमोज आ जाते हैं। ये देखकर वो कहता है, ये मेरे अभिमंत्रित भस्म और मंत्रों से बने मोमोज हैं। उन चुड़ैलों को वो खाना बहुत पसंद है ना, इसे अनजाने में खाते ही वो चुड़ैलें जिस जगह से आई हैं वहीं चली जाएंगी और सब पहले जैसा हो जाएगा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ये बोलकर मोमोज वाला अगले दिन जब दुकान खोलता है तो चुड़ैलें आकर कहती हैं, भैया हमें भी मोमोज खिलाओ ना। हाँ भैया खिलाओ। ये लो खाओ, ये मेरी दुकान के सबसे स्पेशल मोमोज हैं, सबसे बड़े मोमोज। ये छोटे वाले से भी ज्यादा लाजवाब है। सच्ची? हाय रब्बा, इतना बड़ा मोमोज। चल डब्बा, रसिका इस बड़े वाले मोमोज को खाते हैं। खाओ खाओ, बड़े चाव से खाओ, इसे खाने के बाद तुम यहाँ से गायब ही हो जाओगी। मोमोज वाले के मोमोज देते ही तीनों चुड़ैल जैसे ही वो बड़े मोमोज खाती हैं तो धुआं बनकर उसी कब्र में चली जाती हैं जहां से वो आई थी, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है।